पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गयाना में मौजूद हैं, जहां पर वो द्विपक्षीय बैठकों के शिरकत करेंगे। साथ ही साथ वहां पर भारत कैरिकॉम जो शिखर सम्मेलन है उसमें भी आज शिरकत करने का उनका कार्यक्रम है। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आपसे अगर समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब तमाम कंसर्न्स को वैश्विक मसलों पर रखते हैं, तो शायद यही वो बड़ी वजह है जब प्रधानमंत्री जब व्यक्तिगत स्तर पर भी तमाम इस इलाके के देशों के साथ में साउथ साउथ कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ते नजर आते हैं। अफ्रीका से लेकर कैरेबियन तमाम देशों के साथ में इस प्रकार का जो मेल मिलाप है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में न्यूयॉर्क में यूएनएससी के इतर जब प्रधानमंत्री मोदी की कैरिकॉम देशों के साथ में मुलाकात होती है, वो पहला एक तरीके सम्मेलन और अब दूसरे की बात है, तो क्या ये वो अपने आप में एक पर्सनल टच देना प्रधानमंत्री मोदी का उन तमाम शिथिल हो चुके दोस्ताना संबंधों को, ये वो भारत को एक तरीके से अगुवा बनाता है जब ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ या कहा जाए उनके कंसर्न्स को रखने की बात आती है तो सबकी नज़र भारत की ओर जाती है? देखिए, ये विश्व से जुड़े रहने की जो सोच है, जो दर्शन है, वो तो भारत की सभ्यता से ही आता है और प्रधानमंत्री बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। तो पहले शुरू के दशकों में आपने देखा होगा कि भारत एक बड़ी आवाज था निर्गुणता के सम्मेलन में, नॉन अलाइंड मूवमेंट को लेकर। उस वक्त पूरा ध्यान सुरक्षा पर केंद्रित था। आज जो मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है भारत, जो ग्लोबल साउथ की बात करता है, वहां विकास पर पूरा ध्यान है। तो नजरिया वही है, उसके पीछे जो कारण है, उसके जो तरीके हैं वो बदल गए हैं और उन्हीं में शामिल है कि प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत अपना तरीका है तालमेल बनाने का, दोस्ती बढ़ाने का, वो बहुत अलग है और बहुत गर्मजोशी से वो लगातार एक के बाद एक नेताओं से मिलते हैं, एक के बाद एक देशों में जाते हैं और उनकी यात्राओं में आपने देखा होगा कि बहुत ही हेक्टिक पेस होता है उनका, एक ही दिन में कई चीजें करने की कोशिश होती है। तो ये जो लगातार कोशिश है वो दर्शन वही है, उसको किस तरह से आगे लेकर जाना है, भारत के जो राष्ट्रहित हैं उनको कैसे साधना है, उसको लेकर ही। जैसे अभी एम्बेसडर सज्जनहार कह रहे थे कि वो पैसिफिक आइलैंड्स में जाते हैं तो वहां के कई नेता उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। एक इस तरह का मल्टीलैटरल मीटिंग वहां होती है, कैरिकॉम की मीटिंग गयाना में होगी, इस वक्त जॉर्जटाउन में होगी। तो ये जो ग्लोबल साउथ से लगातार जुड़े रहने की एक कोशिश है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों से व्यक्तिगत तौर पर तालमेल बन सके, वो हमेशा प्रधानमंत्री की लगातार कोशिश रहती है। और वहीं तक सीमित नहीं है, भारत जब बात करता है कि किस तरह से उनके विकास में भारत योगदान दे सकता है, भारत उदाहरण अपनी पहले पेश करता है, चाहे वो 25 मिलियन गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की बात हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, और कई तरह के जो युवा हैं उनको स्टार्टअप्स देने की कोशिश हो। तो उदाहरण जब भारत पेश करता है, तो जैसे एम्बेसडर सज्जनहार कह भी रहे थे कि भारत की उदाहरण उनको और भी आकर्षित बनाती है कि वो किस तरह से फिर उन सब देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इन सब देशों के साथ भारत का कोई पुराना ऐसा कॉलोनियलिज्म वगैरह का संबंध नहीं है कि कोई उनको खराब मेमोरीज हो भारत के बारे में। भारत को वो देखते हैं कि उनका वो साथी देश है, उनके जैसे ही कॉलोनाइज था पहले और लगातार कोशिश करके आगे बढ़ा है और क्या उनके विकास में भी योगदान दे सकता है। तो इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दोस्ती अलग है वो बहुत हमें फायदा मिलता है उसका। पर लगातार आप देखें गयाना में ही भारतीय कंपनियां, माना जा रहा है करीब 40,000 रोजगार वहां देती हैं, गयाना जैसे छोटे देश में ही। तो उनके विकास में भी भारत की इतनी भौगोलिक दूरी होने के बावजूद भी भारत की कंपनियां वहां जाती हैं, भारत के व्हीकल्स वहां पहुंचाए जाते हैं और कई तरह का तालमेल बनाया जाता है, एजुकेशन को लेकर, आईटी सेक्टर को लेकर, फार्मा को लेकर। तो लगातार जिस तरह से सर्वव्यापी महामारी के समय में भारत ने उनका सहायता की, उसका कई बार वो उस बात को वो देश कहते हैं कि आपने हमारी उस वक्त बहुत अच्छे से सहायता की थी। और आज भी देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये जो पूरा नया सोच ग्लोबल साउथ को लेकर आगे बढ़ने की है, उसमें एक उदाहरण आपको याद होगा, पिछले साल अफ्रीकन यूनियन को किस तरह से जोड़ा गया ग्लोबल G20 के साथ।
तो उन सब देशों की बात जो है वो ग्लोबल साउथ जैसे बड़े मंच पर वो ले जाकर, उनको साथ भी ले जाकर कभी कभी जो कोशिश करते हैं, तो उससे भारत की जो विश्वसनीयता है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि जो आपको नजर आती है उत्सुकता या गर्मजोशी इन सब आपसी बातों में, मिलने में और इन सब तरह की बैठकों में, वो भारत को विश्व मित्र, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड के नजरिए से भारत भी पेश करना चाहता है, और ये सब देश भी भारत को अपने दोस्त देश की तरह से देखते हैं। हालांकि उनके लिए भारत 140 करोड़ का देश बहुत बड़ा है, उस हिसाब से वहां की जनसंख्या इन सब देशों की बहुत छोटी है, पर वो जहां बदलाव वहां कहीं कहीं आ रहा है, जहां बदलाव लाने की कोशिश है इन सब देशों में, उनको लगता है कि भारत का कोई, जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव बैगेज नहीं है, कि भारत से उनको कोई इस तरह की याद नहीं है जहां भारत ने उनको कोई नुकसान पहुंचाया हो इतिहास में। और इतिहास से जो जुड़ाव हमारा है वो अच्छा ही जुड़ाव है, और उसी के चलते अलग अलग क्षेत्रों में मुझे लगता है कि आज हम बना पा रहे हैं अपनी साझेदारी, और वो लगातार उसमें व्यक्तिगत कोशिश भी है, उसमें हमारे संस्थानों की भी लगातार योगदान है। जैसे हमारे आईसीसीआर उनको फेलोशिप्स प्रोवाइड करता है, विश्व में बहुत जगह यूनिवर्सिटीज में चेयर्स हैं जो आईसीसीआर हमारा तैयार करता है। 50 के दशक से आईटेक प्रोग्राम है, उसी के देखें कि वहां के जो राष्ट्रपति इरफान अली हैं वो उसी के बेनिफिशियरी हैं आईटेक प्रोग्राम के। करीब 800 इस तरह के लोग गयाना जैसे छोटे देश में ही हैं जिन्होंने फायदा उठाया है भारत की इस तरह की नीतियों का। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात होती है, कई देशों में है, यहाँ भी है। तो पुराने और नए कई ऐसे पहलू हैं जो जोड़ते हैं भारत को, और भविष्य में उनको उम्मीद बनाते हैं कि विकास में साझेदारी बहुत अच्छे से बन सकती है भारत के साथ। बिल्कुल, विकास में साझेदारी भारत के साथ बन सकती है, और भारत एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे दुनिया के सामने मौजूद है। मिस्टर सज्जनहार जी, क्योंकि G20 में सबसे बड़ा जो विषय था वो भुखमरी और गरीबी को लेकर था, और भारत उस लिहाज से देखा जाए 25 करोड़ लोगों को अपने देश में गरीबी से बाहर लेकर आता है। तो भुखमरी, कोविड जैसे महामारी के समय भी ना होने पाए, कितना बड़ा खाद्यान्न का प्रोग्राम चलाता है, और दुनिया की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने के लिहाज से भी पहल करता हुआ नजर आता है। ऐसे में जब गयाना के साथ में हो या कैरिकॉम देशों के साथ में हो, संबंधों को आगे बढ़ाने की बात है, तो भारत एक सक्सेस स्टोरी के तरीके से दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अपनी क्षमताओं का बेहतरी से मित्र देशों के साथ में उनके साथ साझा करने को भी तैयार है। एक और बड़ा क्षेत्र है डिजिटल, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डीपीआई को लेकर, वो भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में एक बड़ा योगदान दे सकता है ये पूरा क्षेत्र, और भारत इसमें मददगार हो सकता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आर्यन जी, और यही एक जब से भारत ने अपने G20 की प्रेसिडेंसी की है तो उसमें हमने इसको सामने लाने का प्रयास किया है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो जब ये अगर बड़ी कंपनी है पूरे विश्व की, आप देख लीजिएगा, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो और कोई कंपनी हो, तो वो कोई अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती हैं, उसमें वो इनोवेशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, नई चीज वो लाती हैं, तो हमेशा कमर्शियली उसको मार्केट करती हैं, कमर्शियली लेकर जाती हैं। जो अगर लोगों को अगर किसी उसका बेनिफिट मिलता है तो जरूर उसमें जो एडवांटेज है, जो प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा देखी जाती है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट इसमें इतना कुछ किया है। भारत का जो डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमने इसको ओपन सोर्स बना दिया है, और हमने कहा है जो भी ये चाहता है तो उसको हम इसके बारे में सभी कुछ सहायता देंगे, आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में हम इसका पूरा आपके साथ सहयोग करेंगे, योगदान करेंगे, और इसमें आप करिए। यही बात देखिए, जब जी इसमें पहले भी हम जो भी हमारा कदम उठता है रेंज जी, वो होता है जो दूसरे देश की क्या जरूरत है। हम कोई इंपोज नहीं करते हैं उनके ऊपर, जो उनकी जरूरत होती है उसी के अनुसार, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, जो जिस देश की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसी के अनुसार उनकी सहायता की जाती है। और ये हम इतना कहते नहीं हैं, पर जैसे हम पहले भी बता रहे थे, और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने बड़ी अच्छी तरह इसको बताया जी, जो ये हम अपने कार्य से, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक उदाहरण के रूप में आता है इन देशों के साथ, जो हमारा अपना पर्सनल एजेंडा इसमें कोई नहीं है। और हम देखिए, जहां जहां भी, जिस देशों में भी काम किया है अपने, चाहे वो क्षेत्र में किया हो, वैक्सीन इनको प्रोवाइड किया गया, सप्लाई किया, वैक्सीन मैत्री की बात हुई, तो हमारे यहाँ पर जब
हमने जनवरी 2021 में 16 जनवरी को हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके 4 दिन बाद हमने अपने चारों तरफ के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है जी, वहां पर हमने मिलियन वैक्सीन उनको भेज दिए, ग्रेटिस भेज दिए, मुफ्त भेज दिए। और ये आप कहिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के उसमें हुआ, कैसे हुआ, परंतु हमारी ये इच्छा थी, हमारा ये इसमें फोकस था, जो हम तो अपने यहां पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, पर ये ग्लोबल हेल्थ है, यूनिवर्सल हेल्थ है। अगर और लोगों के स्वास्थ्य में ये नहीं आएगा, ठीक नहीं होगा, तो ये सबके लिए हानिकारक है। तो मतलब हमने कोविड के समय में 300 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन हमने भेजे, 100 देशों से अधिक। और ये मेरे ख्याल से सभी पूरी दुनिया ट्रैक रिकॉर्ड देख रही है। और ग्लोबल, और शायद सर इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो मंत्र के साथ हम आगे बढ़ने की बात करते हैं वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में दिखाई पड़ता है। दोनों मेहमानों से गुजारिश है, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं जी। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। वो बनो सियानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री इस वक्त गयाना में मौजूद हैं और जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और गयाना के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत का दौर जारी है। शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी, उसके बाद में कुछ समझौते भी हो सकने की संभावना है। क्या कुछ रहेगा इन तमाम बैठकों के दरमियान, हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम इस विषय पर विस्तार से बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ में एम्बेसडर अशोक सज्जनहा जी लगातार बने हुए हैं, इसके अलावा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी, किस तरह से देखा जाए, अगर हम भारत गयाना के लिहाज से बात करें तो हमने एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बात की, लेकिन और कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर संभावनाएं, पोटेंशियल्स दिखाई पड़ते हैं कि दोनों देशों को बेहतरी से आगे बढ़ने की एक गुंजाइश दिखाई पड़ेगी, चाहे संसाधनों के आधार पे हो या फिर एक्सपर्टीज के आधार पे हो? देखिए अरेंद्र, मैं 30 सेकंड पहले DPIs की बात करना चाहूंगा कि जैसे एम्बेसडर सज्जनहार पहले कह रहे थे कि भारत ने बिल्कुल DPIs को खोल दिया है, मुफ्त में मुहैया करा दिया है। ये समझना जरूरी है कि पूरे मानव इतिहास में जब भी अति आधुनिक तकनीक कोई भी देश ढूंढता था या कामयाब होता था बनाने में, तो वो आसानी से दूसरों को नहीं देता था या मित्र देशों को ही देता था, बहुत बड़ी कीमत पर देता था वगैरह वगैरह। तो जब भारत ने सर्वव्यापी महामारी के चलते भी, आप देखें, कोविन ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, वो भी कई देशों को दिया। अब ये ऑनलाइन UPI जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो भी सब देशों को, जो पूरा नैरेटिव है कि जो आपके पास अति आधुनिक तकनीक है, केवल उससे आप फायदा मुनाफा कमाने के नजरिए से ना देखें, उनको दूसरे देशों के साथ विकास की जो कोशिश है उसमें जोड़कर देखने की जो तरीका भारत का है, और वही तरीका नया नहीं है। 50 के दशक में जो इंटरनेशनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसमें भी कोशिश यही थी कि ना केवल वित्तीय सहायता दी जाए बल्कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि वो स्वयं समर्थ हो इसके कि अपना विकास खुद कर पाए। तो शिक्षा प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान उस वक्त भी रहा था। तो भारत का जो तरीका है चीजों को करने का और उनको आगे लेकर जाने का, वो अलग है। और जब आज भारत पूरे कई देशों तक पहुंच पा रहा है तो जाहिर है कि वो भारत का तरीका अलग हो, वो नजर आना शुरू हो गया है। अब बात आती है कि क्या अलग अलग क्षेत्रों में हम तेल तो एक है क्षेत्र जिसमें बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं,
और उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल कृषि में हम कितना उनको सहायता कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल का सेक्टर, जिसमें भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो दवाइयां पहुंचाना अलग बात है, क्या उनको अपने आप इस क्षेत्र में सक्षम बनाने में सहायता हो सकती है। एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के अलावा रिन्यूएबल भी, तो बहुत से देश भारत से वो इस चीज से जोड़ना चाहेंगे कि किस तरह से जो ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है अभी क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर, वो रिन्यूएबल एनर्जी में भारत किस तरह से उनको कोशिश कर सकता है। हाल में ही आपको याद होगा भारत ने करीब 30,000 इंडिजिनस कम्युनिटीज को वहां सोलर लाइट मुहैया कराई है। तो उस तरह से भी जुड़ना चाहता है भारत। शिक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार जुड़ा हुआ है, पर वही क्षेत्र जो है वो अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देता है। तो बहुत से अलग अलग क्षेत्र ऐसे बनते हुए नजर आते हैं, जहां चाहे वो गयाना की बात हो, जब वहां के पूरे कैरिबियन देशों की बात हो, भारत लगातार उनसे अलग अलग क्षेत्रों में जुड़ सकता है। और फिर उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पटस्थल पर भी आप देखें, जब बहुत मुद्दे नए आते हैं, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, या फिर वो आतंक का मुद्दा हो, या फिर विकास का मुद्दा हो, जो भूखमरी का मुद्दा हो, रिफ्यूजीज का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर इन सब देशों का जो रुझान तालमेल भारत के साथ होता है, क्योंकि इन सब बड़े जो आप देखें बैठकें होती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की, तो ये सभी राष्ट्रों की उसमें एक वोट होती है। तो यदि भारत इनकी सोच को लेकर आगे कोई बात बढ़ाता है तो इनका समर्थन लगातार भारत से जुड़ा रहता है। तो भारत जब विश्व स्तर पर अपना योगदान देने की कोशिश में है, तो चाहे देश छोटे हो या बड़े हो, हर किसी का बहुत अहम उसमें एक तरह से योगदान हो सकता है कि भारत की बात जो है वो विश्व स्तर पर किस तरह से प्रभावी हो पाए। और जो भारत लगातार कोशिश करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के तौर तरीके हैं, जो संस्थान हैं, उनमें सुधार लाने की जरूरत है। नए मुद्दों पर नए तरीके की सोच लाने की बात जरूरी है आज। तो इन सभी देशों का समर्थन भारत को और भारत के साथ तालमेल जो है वो उस स्तर पर भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक तो जमीनी स्तर पर आप दोस्ती बनाते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी या क्षेत्रीय स्तर पर भी कई मुद्दों पर उनके साथ तालमेल भारत को बहुत प्रभावी बनाता है कि अपनी बात किस तरह से वो बड़ी बड़ी बैठकों में रख सकता है और क्या विश्व उसको सुनने को तैयार है। तो अलग अलग स्तर पर इनका योगदान भारत के साथ है, और ठीक उसी तरह से भारत का योगदान इनके विकास और सुरक्षा में। जी, अब मिस्टर सज्जनहार जी, जो बात प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी कह रहे हैं उसको ही मैं आप तक आगे लेकर आना चाहता हूं कि जो दुनिया की समस्याओं के बीच में भारत जो अपनी एक समाधान की पहल को आगे बढ़ाना चाहता है, उस पहल को आगे बढ़ाने में दुनिया के हर इलाके के देशों का सहयोग मिलना तो शायद वो एक ज़रूरी होता है इस प्रकार की बैठकों और मुलाकातों और विदेश दौरों के माध्यम से। दूसरी चीज़ उसमें यह भी है कि जब भारत इस प्रकार के प्रयास करता है तो विश्व मंच पे वो एक सहयोग मिले। साथ ही साथ जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी तमाम देशों में जाते हैं तो भारत की जो विकास की यात्रा है उसको भी दुनिया के सामने रखने का, उसको वर्णित करने का, समझाने का बेहतरी से एक मौका भी होता है, ताकि भारत का परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है वो, और भारत जो दुनिया की बेहतरी के लिए पहल करने के प्रयास कर रहा है उस पर दुनिया का समर्थन, उस लिहाज से भी ये यात्राएं बड़ा महत्वपूर्ण। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि अभी जो अगर हम पिछले 10 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, मैंने पहले पैसिफिक आइलैंड के बारे में बताया, अब यहाँ पर कैरिकॉम का हो गया, आप अफ्रीका में देख लीजिएगा, आपने भी जिक्र किया अफ्रीका में कैसे भारत का आउटरीच हो रहा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने भी उसके बारे में बताया, जो अफ्रीका के देशों में भी पहले जो सबसे पहला पड़ाव था वो नाइजीरिया में पड़ाव था, परंतु वहां भी अगर आप देखें तो करीब पिछले कुछ सालों में हमने वहां पर 18 नई एम्बेसीज खोली हैं। मतलब वहां के जो 54 देश हैं उसमें अब हमारे भारत की रिप्रेजेंटेशन 45 देशों में हो गई है। पहले कम देशों में थी तो ये समझा जाता था, ये देश समझते थे हमारा इतना भारत इतना महत्व नहीं दे रहा है हमारे साथ संबंधों को, रिश्तों को, परंतु जब हमारी एम्बेसी वहां खुल जाती है तो मतलब हमें और काम करने की, आगे ले जाने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए एक मैं आपको उदाहरण और दूंगा। आप याद करिए 2022 में यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ था भारत के 75 साल आजादी के, और उसमें बहुत सारे विदेश मंत्री थे जो आए थे और उन्होंने अपने अनुभव का वहां पर वर्णन किया था। और उसमें मुझे याद है जो ये कैरिबियन के जो देश थे, बहुत मात्रा में वहां के विदेश मंत्री आए और उन्होंने बताया जो जैसे
भारत से उनके पास वैक्सीन आई, भारत से उनके पास जो भी दवाइयां आई कोविड-19, क्योंकि देखिए कोविड-19 एक ऐसा पेंडेमिक था जो कि पिछले 100 साल में नहीं हुआ है, और ऐसा पेंडेमिक हुआ जो हालांकि विकसित देशों के पास वैक्सीन थी, दवाइयां थी, परंतु वो उसको साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर एक देश जो सामने आया जो साझा करता था, जैसे आपको याद होगा वो उन्होंने ब्राजील में भी वहां के जो राष्ट्रपति थे, हालांकि ब्राजील तो बहुत बड़ा देश है, उसमें ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल एरिया में वगैरह वहां के राष्ट्रपति थे येर बोल्सोनारो। उनको जब उन्होंने कहा जो हमको वैक्सीन चाहिए, भारत ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन वहां भेजी, तो उन्होंने अपने ट्विटर मैसेज में, ट्वीट में कहा जो भारत से जो आ रही है ये वैक्सीन आ रही है, ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान हमारे लिए संजीवनी लेकर आ रहे हैं वहां से जी। तो ऐसा उनके दिलों पर इसका बात का प्रभाव हुआ। और यहाँ के जो कैरिकॉम के भी जो देश हैं, कैरिबियन देश हैं, उन्होंने भी ये कहा जो हमें विकसित देशों ने हमारी सहायता नहीं की। देखिए आजकल विकसित देशों के विरुद्ध ऐसा क्यों थोड़ा सा माहौल बना है, क्योंकि वो देखते हैं जो विकसित देश केवल अपने फायदे के लिए जब होता है, उन्होंने हमको कॉलोनाइज किया है, हमारे यहाँ से जो भी उत्पादन था, जो भी रासायनिक पदार्थ थे, उनको सबको ले गए, हमारा मार्केट ले गए, हमारा रॉ मटेरियल्स ले गए। तो सज्जन आज आपको विनम्रता से रोकना चाहूंगा क्योंकि कुछ तस्वीरें इस वक्त हमारे पास में गयाना से आ रही हैं, उनका रुख करते जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ जो शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि गयाना के राष्ट्रपति हैं, वो अपने प्रतिनिधिमंडल स्तर का बातचीत में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भारत का पक्ष रखा गया, तो गयाना की ओर से राष्ट्रपति ने अपनी बात रखी है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण इस वक्त की तस्वीरें जॉर्ज टाउन से हमारे सामने जो आ रही हैं, जहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत विस्तार से होगी। ऐसे में जिस बात का हम जिक्र अपने मेहमानों से लगातार कर रहे थे वो साफ तौर से समझी जा सकती है कि कैसे न सिर्फ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत होगी, कैसे सेक्टर्स में अभी तक की प्रगति रही है, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या अन्य प्रकार के क्षेत्रों में कैसे गुंजाइश के साथ आगे बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ती है, उस पर भी फोकस होगा। हालांकि तमाम ग्राउंड वर्क पहले ही किया जाता है, लेकिन जब शीर्ष नेता मिलते हैं तो वहाँ से नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं और जो बातें शीर्ष नेताओं की बैठकों में तय होती हैं उसको आगे ज़मीन पे उतारने का, उसको लागू करने का, क्रियान्वयन करने को लेकर भी आगे एक बेहतर एक तस्वीर देखने को मिलती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भारत की ओर से गयाना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों ही देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने का एक नया मौका है और ये अपने आप में इस बात को गहराई से दिखाता, समझाता, बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत हुआ है। कल, आज सुबह भी और या कल रात कहा जाए क्योंकि समय में एक बड़ा अंतर है दोनों देशों के बीच में, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का बड़ा स्वागत हुआ है। इसके साथ साथ और अभी राष्ट्रपति के साथ में उनकी बैठक जिसमें तमाम विषयों पर विस्तार से बात होगी। हालांकि एक मौका होता है जहाँ पर दोनों ही देशों के नेता द्विपक्षीय के अलावा जो क्षेत्रीय और तमाम जो वैश्विक मसले होते हैं उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इस बात की भी संभावना होती क्योंकि बहुत से ऐसे मसले या कहा जाए वैश्विक चुनौतियाँ होती हैं जो साझा चुनौती के तौर पर दो संबंधित देशों के लिए भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, चाहे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, पीस एंड स्टेबिलिटी की बात की जाए, तमाम ऐसे विषय जो विश्व की चिंता का विषय होते हैं वो देशों के स्तर पर भी अपने आप में ऐसे विषय होते हैं। ऐसे में द्विपक्षीय संबंधों के नए आयाम खोलने के साथ साथ वैश्विक चुनौती, क्षेत्रीय मसले को लेकर भी बात हो सकती है। अपने मेहमानों से लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें जिसमें फॉसल फ्यूल का एक बड़ा रोल रहता है, उसके लिहाज से, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज से गयाना एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। वहाँ पे तेल और गैस के बड़े भंडार वहाँ मिले हैं। ऐसे में भारत की जो विकास की यात्रा है उसको अनवरत तरीके से आगे बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसमें गयाना का एक बड़ा रोल हो सकता है। उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। साथ ही साथ भारत की ओर से लगातार रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, कृषि, तकनीकी तौर पर जो भारत की ओर से मदद या कहा जाए सहयोग का एक अनूठा उदाहरण गयाना के तौर पर प्रस्तुत किया गया, वो बेहद महत्वपूर्ण है।
गयाना के लिहाज से बात की जाती है तो लगभग 180 साल पहले, करीब पौने 200 साल पहले, जिस वक्त उपनिवेश काल का दौर था, भारत पर ब्रिटेन का शासन था, उस समय बड़ी संख्या में भारतीय गिरमिटिया मजदूर के तौर पे उन इलाकों में पहुंचे थे। और आज भी लगभग पौने 200 साल के बाद में भारतीय मूल के लोगों की गयाना में बहुत बड़ी संख्या है। वहां की टोटल आबादी 8 लाख के आसपास है। आबादी के लिहाज से एक छोटा देश है, 8 लाख के आसपास आबादी है, लेकिन उस 8 लाख की आबादी में 40% भारतीय मूल के लोग हैं। और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, वो भी भारतीय मूल से ताल्लुक़ रखते हैं। और भारत के द्वारा शिक्षा और तकनीक को लेकर जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं गयाना में, उसके एक लाभार्थी के तौर पर भी हैं, क्योंकि भारत में शिक्षा हासिल करने को लेकर उनका एक दौरा रहा है। और ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच में सहयोग है, जिसमें भारत का बड़ा रोल है, उसके एक व्यक्तिगत एक लाभार्थी के तौर पर भी कहा जा सकता है, जिसका फायदा दोनों देशों के संबंधों के तहत लगातार मिल रहा है। और 800 के आसपास ऐसे तमाम गयाना के लोग हैं, जिसमें वहाँ के छात्र हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, जिनकी शिक्षा हो या क्षमता निर्माण हो या कौशल विकास की बात हो, उसके लिहाज से भारत का एक बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रक्षा सुरक्षा की बात हो, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो, कृषि को लेकर बात हो, इन तमाम सेक्टर्स में विस्तार से बातचीत का यह मौका जब दोनों देशों के प्रमुख मिल रहे हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए, तो गयाना की ओर से वहाँ के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि वहाँ के प्रतिनिधिमंडल का एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तमाम विषयों पर जिन पर बातचीत हुई उसकी जानकारी भी कुछ देर में हम तक पहुंचेगी। हम आप तमाम दर्शकों तक उस जानकारी को भी साझा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की जो बैठक वहां पर हो रही है, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के तहत पहला पड़ाव उनका नाइजीरिया था। उसके बाद वो ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद में अब अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में गयाना में उनकी मौजूदगी है। और गयाना में इस वक्त दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच में द्विपक्षीय शिष्टमंडल स्तर की बातचीत, भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी नज़र आ रहे हैं, विदेश सचिव भी हमको तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने आप में हमको दिखाई पड़ रही हैं। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा को लगातार बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी लगातार बने, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम अभी देख रहे हैं, किन वो मसलों, क्योंकि हम लोग लगातार सेक्टर्स की बात कर रहे थे, किन अहम बिंदुओं पर इस वक्त बातचीत हो रही हो? क्योंकि खुशनुमा माहौल के बाद एक जब सीरियस डिप्लोमेसी होती है तो बहुत संयमित तरीके से आगे बढ़ने का एक आधार तैयार किया जाता है। आपका अपना अनुभव या अपनी जो जानकारी उसके आधार पे आप क्या कह सकते हैं इस बैठक को लेकर, इसकी तस्वीरों को लेकर? आरेंद्र, आमतौर पर आपने खुद ही काफी क्षेत्रों का जिक्र किया जिसमें लगातार दोनों तरफ से तालमेल बनता हुआ नजर आता है। तो उसमें चाहे वो द्विपक्षीय आपस में कितनी साझेदारी कितने क्षेत्रों में आगे लेकर जाना है, चाहे वो ऊर्जा के संसाधनों की बात हो, जो गैस और ऑयल की या रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो, जिसमें सोलर अलायंस में किस तरह से भारत उनको जोड़ सकता है या किस तरह से उनको सहायक हो सकता है। एजुकेशन एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें ICT भी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी जुड़ जाता है। कृषि को लेकर भी आपने जिक्र किया, उसमें भी बात हो सकती है। और कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी लेकर शायद कुछ कोशिश होगी कि जिस तरह से वहां आर्थिक बदलाव आ रहा है, तो कोशिश होगी गयाना की भी कुछ हद तक वो मैन्युफैक्चरिंग की और भी अपना ध्यान दे, न केवल कच्चे माल का ही निर्यात करे दूसरे देशों पर, चाहे वो उनका लकड़ी का निर्यात हो या गैस और ऑयल का निर्यात हो या एल्यूमिनियम का निर्यात हो। उसके अलावा डायमंड का भी निर्यात है, वो भारत को डायमंड का निर्यात करता है, जो रफ डायमंड्स का। और भारत तो वर्ल्ड लीडर है एक तरह से क्लीनिंग और कटिंग में उनको लेकर। तो मुझे लगता है कि पहले तो द्विपक्षीय अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी कैसे बढ़ सकती है उस पर बातचीत होगी। उसके अलावा इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, कैरिबियन देशों के या इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं जो जिसमें भारत योगदान दे सकता है या अपनी सोच साझा कर सकते हैं दोनों। ठीक उसी तरह से फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मुद्दे हैं जिन पर आपस में जो सोच है उसमें तालमेल बनाने की एक कोशिश होती है। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों। स्वर्ण सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हमको जॉर्ज टाउन से मिल रही हैं, गयाना से, जहां पर दोनों देशों के बीच में जो MOU साइन होने हैं उसकी सेरेमनी की शुरुआत हो रही है।
His Excellency Dr. Mohamed Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, the Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, the Honorable Prime Minister Brigadier Retired Mark Phillips, the Honorable Madam Chief Justice Yonette Cummins Edwards, Chancellor of the Judiciary, Acting Speaker of the National Assembly, the Honorable Manzoor Nadir, the Honorable Dr. Bharat Jagdeo, Vice President of the Cooperative Republic of Guyana, Ministers of Government and India, members of the Diplomatic Corps, former President, His Excellency Donna Ramatar, Head of the Discipline Services, special invitees guests, members of the media, and other special invited guests. We have arrived at a historic juncture in the almost 6 decades-old diplomatic relations and friendship between Guyana and India. And in His Excellency Shri Narendra Modi's landmark state visit to Guyana, the two governments have agreed on several areas of cooperation that will further strengthen bilateral relations and advance the development interest of both sides. It is indeed, therefore, my distinct pleasure to invite Their Excellencies President Ali and Prime Minister Modi, along with their respective ministers, to witness the exchange and participate as well in the exchange of the following concluded memoranda of understanding between the government of Guyana and the government of the Republic of India. Excellencies, ladies and gentlemen, memorandum of understanding between the Ministry of Health, Government of the Cooperative Republic of Guyana, and the Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO, Ministry of Health and Family Welfare, Government of the Republic of India, on cooperation in the field of medical products regulation. I invite the Honorable Minister of Health, Dr. Frank Anthony, and the Minister from India to exchange the memorandum of understanding on the area of health. The areas. The MOU provides the basic for both Guyana and India to exchange information and collaborate on good laboratory practices, good clinical practices, and good manufacturing practices, and good pharmacological vigilance practices in health. The second memorandum of understanding between the government of the Cooperative Republic of Guyana and the government of the Republic of India on cooperation in hydrocarbon sector, the Honorable Minister of Natural Resources and the Minister of External Affairs of India will exchange the memorandum of understanding. The memorandum of understanding establishes a framework for Guyana and India to enhance bilateral collaboration in the hydrocarbon sector. It encompasses investment promotion, technology transfer, joint studies, and capacity building across the entire hydrocarbon value chain. This agreement underscores a shared commitment to fostering energy security and advancing mutual development priorities. And memorandum number 3, between the government of the Cooperative Republic of Guyana and the government of the Republic of India on bilateral cooperation in the field of agriculture and allied sector. The Honorable Minister of Agriculture of Guyana, the Minister of External Affairs of India, this memorandum of understanding promotes collaboration between Guyana and India in agriculture through joint activities, exchange of expertise, and capacity building. It focuses on agricultural crops, climate resilient practices, value-added products, and advanced technologies, emphasizing a mutual commitment to food security and agricultural innovation. And we move to the Memorandum of Understanding number 4 between the Bank of Guyana, the government of the Cooperative Republic of Guyana, and the International Payments Limited, NPCI.
Honorable Minister in the Office of the President with the responsibility for finance and the Minister of External Affairs of India. And this Memorandum of Understanding aims to establish a mutual understanding between Guyana and India regarding a strategic alliance. This collaboration focuses on exploring the deployment of UPI-like real-time payment systems in Guyana along with other related aspects. Guyana and India are interested in establishing a potential strategic and/or business partnership regarding the in-licensing and implementation of unified payment interface UPI technology, as well as facilitating domestic interruptibility for real-time payments in Guyana. And we move to the fifth. I'm sorry, I wasn't looking carefully, yes. And now they exchange the Memorandum of Understanding between Guyana and India. And we move to the fifth Memorandum of Understanding between the Ministry of Health, the Government of the Cooperative Republic of Guyana, and the Indian Pharmacopoeia Commission, Ministry of Health and Family Welfare, Government of the Republic of India on the Pharmacopoeia Cooperation. And I invite the Minister of Health of Guyana and the Minister of External Affairs of India. And this agreement enhances cooperation between the two countries in medicine regulation by recognizing the Indian Pharmacopoeia as a standard for quality assurance. It aims to promote the development of affordable genetic medicines, strengthen public health capabilities, and align regulatory frameworks for a mutual benefit. Thank you, Excellencies, Honorable Ministers, and invited guests. We now move, ladies and gentlemen. I'm honored at this time to present to you His Excellency Dr. Mohamed Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana, to deliver his statement. Thank you very much. Please. Our respected Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we are very grateful and humbled for your visit here in Guyana. So today, I had the distinct honor of welcoming Prime Minister Sri Narendra Modi ji to State House as part of his state visit to Guyana. Our discussions today were not only fruitful, but also reinforced our shared commitment to strengthening bilateral relations and to collaboratively address regional and global concerns. Prime Minister Modi's visit represents a significant milestone in enhancing cooperation between our two nations and across multiple sectors. During our meetings, we signed several key agreements in critical areas such as hydrocarbons, health, agriculture, technology transfer, and we further discussed collaboration on infrastructure, education, human capital development, and a continued diversification of our economy. Important to our economy also is our collaboration on issues of defense and technology transfer. These are areas that India is already collaborating with us on. But we have decided
that given the key nature and importance of these areas for Guyana and the regional development, that will further expand our cooperation in these areas. For example, in food security, India's support in advancing our rice industry through technology, innovation, and research. India has also committed to supporting us in our sugar industry, not only from an infrastructure perspective, but also from a human resource and technical perspective. They will support us in expanding our corn, soya, and looking at wheat farming and production here in Guyana, food processing, and important to all of this is research and development. The use of technology and innovation in agriculture, India has distinguished itself among all other global competitors in this area, and we also will be benefiting from this. In healthcare, it's not only pharma products, but looking at Ayurvedic medicine and looking at ways in which we can expand India's excellent global footprint in the healthcare industry here in Guyana. As you know, we are also pursuing having vaccine manufacturing here in Guyana to serve all of the region. India is a giant in this field, and that presents tremendous opportunity for us here in Guyana, and this will be part of the collaboration. Urban development, as our development continue to advance and expand, urban development is important. India again has tremendous expertise in urban planning and development, and they will be lending that expertise to Guyana as we seek to advance our own development here. The innovation, digitization, technology transfer, those are key elements of what we are going to work on. The transfer of technology, the rolling out of our own 2030 digitization plan to improve governance, efficiency, reliability, the advancement in our healthcare system, focusing on telemedicine. Those are also areas that are key to India development, in which they have mastered the art of providing these services, and we will be beneficiary of those services. Importantly to all of this is our long shared heritage by culture, by blood, and people-to-people relationship is also significant in these discussions and will be a significant part as we move forward. Needless to say, our cooperation and collaboration on issues of climate change, international security and peace, these are all key for both countries. The building of our human capital through the ITEC program will continue to be a key area of support from India to Guyana. So I would say that our discussions this morning and the agreements we have signed only lay more work for all of us. And we have committed ourselves to this work by the establishment of a framework, establishment of a working group that will advance all the ideas and all the decisions to ensure that the bottlenecks and systemic hindrances will be removed so that we can accomplish all of which we have discussed and agreed on. So thank you very much, Prime Minister Modi. Once again, it is our greatest honor to have you here. You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world, and you have created a development matrix and framework that many are adopting in their own country, and much of it is relevant to us here in Guyana. And we thank you for sharing those technical expertise with us. Thank you very much. God bless you and your delegation and the people of India. We want you to take our highest regards and blessings to the people of India from the people of Guyana. Thank you very much. The Honorable, thank you very much, Mr. President. And now we'll have the Honorable Prime Minister of the Republic of India, Shri Narendra Modi, make his statement.
Your Excellency, राष्ट्रपति इरफान अली, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। गयाना के साथ मेरा निजी रूप से गहरा नाता रहा है। लगभग 24 वर्ष पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे यहां आने का अवसर मिला था। भारत और गयाना के संबंध कितने ऐतिहासिक और गहरे हैं, उसकी झलक मैंने उस समय देखी थी। आज प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति इरफान अली का भारत के साथ एक विशेष और अटूट नाता है। पिछले वर्ष उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस की शोभा बढ़ाई। उनकी यात्रा से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रेरणा मिली थी। इसी सकारात्मक भाव से आगे बढ़ते हुए हम अपनी पारस्परिक लाभकारी साझेदारी की रचना कर रहे हैं। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गयाना के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भारत के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। हम इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। कृषि के क्षेत्र में हमारी करीबी सहयोग रहा है। पिछले वर्ष भारत द्वारा दिए गए मिलेट सीड्स से हम गयाना के साथ साथ पूरे क्षेत्र की फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। उसी प्रकार राइस मिलिंग, शुगरकेन, कॉर्न, सोया तथा अन्य क्रॉप्स की खेती बढ़ाने में भी हम सहयोग करेंगे। हम दोनों देशों के कृषि अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। कृषि के क्षेत्र में आज किए जा रहे एमओयू से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। भारत फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए गयाना का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम फार्मा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के साथ साथ गयाना में जन औषधि केंद्र बनाने पर भी काम करेंगे। गयाना के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में योगदान देता रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों से ईस्ट बैंक ईस्ट कोस्ट रोड प्रोजेक्ट का पहला चरण संपन्न होने जा रहा है। पिछले वर्ष
भारत द्वारा सप्लाई की गई पैसेंजर एंड कार्गो फेरी से गयाना के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ी है। टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाते हुए हम अपने संबंधों को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा दे रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टेक से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनाइज किया जा रहा है। साथ ही यह गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने का हमारा अनुभव हम गयाना के साथ साझा करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में नई संभावनाओं को देखते हुए हम नेचुरल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ेंगे। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में गयाना की अहम भूमिका होगी। इस संदर्भ में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए एक खाका तैयार किया जाएगा। इस विषय पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारा सहयोग और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि गयाना भारत द्वारा लिए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है। इससे हम पूरे विश्व में ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ने के प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष भारत द्वारा 2 डोनियर एयरक्राफ्ट गयाना को सप्लाई किए गए हैं। हम स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग के माध्यम से गयाना के सैनिकों की कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान देते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। भारत और गयाना सहमत है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से होना चाहिए। हम एकमत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आज के समय की मांग है। क्लाइमेट जस्टिस हम दोनों के लिए प्राथमिकता का विषय है। सभी विषयों पर हम मिलकर प्रयास करते रहेंगे। फ्रेंड्स, 180 वर्ष पहले भारत से यहां आए लोगों ने हमारे संबंधों की आधारशिला रखी है। आज भारतीय समुदाय के लोगों का गयाना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपति इरफान अली स्वयं भारतीय समुदाय के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। यह मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। जिस धूमधाम से यहां फगवा का पर्व मनाया जाता है, वह भारत और गयाना की संस्कृतियों के अद्भुत संगम को दर्शाता है। इस तरह के अनेक उदाहरण गयाना में कदम कदम पर दिखाई पड़ते हैं। आज हम दोनों देशों के बीच 2027 तक कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। इससे हमारे पीपल टू पीपल टाइज और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति इरफान अली भारतीय समुदाय के लोगों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, हमारे आतिथ्य सत्कार और आपकी मित्रता के लिए एक बार फिर मैं सबका तरफ से
आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you very much, Prime Minister Modi and President Ali. And this brings us to an end of this ceremony. I want to thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us at this simple ceremony, but significant ceremony nevertheless. तो ये सीधी तस्वीरें आप गयाना से देख रहे थे, वहाँ की राजधानी जॉर्जटाउन से, जहाँ भारत और गयाना के बीच में जो वहाँ पे 5 MOU साइन हुए, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली की संबोधन भी देखने को मिला। जो 5 MOU साइन हुए उसमें मेडिकल प्रोडक्ट्स के रेगुलेशन को लेकर पहला जो MOU था, उसके अलावा दूसरा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को लेकर दूसरा जो MOU साइन हुआ, इसके अलावा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को लेकर तीसरा साइन हुआ। इसके अलावा चौथा जो बात है वो UPI को एक तरीके से गयाना में कैसे अडॉप्ट किया जाए उसको लेकर हुआ है। इसके अलावा पांचवा जो है वह है मेडिसिन के रेगुलेशंस को लेकर, जो भारतीय दवाएं हैं उनको वहाँ पर रेगुलेशन के तहत कैसे उनकी वहाँ पे उसको लागू किया जाए, उनकी वहाँ मान्यता हो, इसको लेकर अपने आप में है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें कही अपने संबोधन, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 56 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे संबंधों के लिए अहम है, क्योंकि 56 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा हुई है। उन्होंने कहा कि भारत गयाना के संबंध ऐतिहासिक और बहुत गहरे हैं और ये अपने आप में हमारे सांस्कृतिक संबंध की एक तरीके से इबारत को लिखते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग, आपसी विश्वास की मिसाल देते हैं और ये हमारे आपसी विश्वास को दिखाता है कि किस प्रकार से हम रणनीतिक पहलुओं पर भी एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़े हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें, नए समझौते विकास और पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देंगे। तमाम सेक्टर्स में समझौते विकास को बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे। वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए दोनों देश एक मत हैं। UN जैसी तमाम संस्थाओं में रिफॉर्म की बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। भारतीय समुदाय के लोगों का गयाना में अहम योगदान है। 180 साल पहले तमाम बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की वहां पे मौजूदगी देखने को मिली थी। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान से जन जन के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे। ये अपने आप में प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने अभी कही है। जॉर्जटाउन जो कि राजधानी है गयाना की, वहां पर भारत और गयाना के बीच में जब तमाम MOU साइन हुए उस वक्त प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर से इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से उन्होंने धन्यवाद दिया कि कैसे उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। 56 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहाँ पे पहुंचा है। उसके बाद में दोनों देशों के बीच कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री का गयाना दौरा के तहत जो महत्वपूर्ण बातें हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और ये स्वास्थ्य का क्षेत्र में मेडिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेगुलेशन को लेकर कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर भी समझौता हुआ है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स को भी दोनों देशों में आगे बढ़ने की बात हुई है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में समझौता हुआ कि भारत का जो UPI है किस तरीके से वहां पर उसकी आगे बढ़ा जा सकता है। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगी। दोनों देशों के बीच कई समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। हमारे साथ में खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिस्टर सज्जनहार, किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को? क्या वो बड़ी बातें आपको लगता है कि जो संबोधन में सबसे ज्यादा एक तरीके से महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं समझता हूं अरेंज जी, जो दोनों नेताओं ने जो कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उसमें भाषण में प्रेस को जो उन्होंने दिया, जो बातें कही उन्होंने दिल से बातें कही और यही राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली का भी बिल्कुल उन्होंने कितने आदर भाव से, प्रेम भाव से जो उन्होंने संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये तो हुआ जो बॉडी लैंग्वेज का क्या उनका दोनों नेताओं का कनेक्ट था और जो क्या एक दूसरे के लिए आदर भाव है और एक दूसरे देशों के लिए क्या आदर भाव है। दूसरा है, अगर सब्सटैंटिव चीजों पर लिया जाए, आपने बताया ये 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, 2 हेल्थ पर है, एक UPI पर है, एक एग्रीकल्चर पर है, तो और एक हाइड्रोकार्बन पे, सॉरी हाइड्रोकार्बन पे सर जी, हाइड्रोकार्बन पर वो उसके बारे में बात हो रही थी। तो 5 जो ये एग्रीमेंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे, क्योंकि भारत को तो कहा जाता है कैपिटल ऑफ फार्मेसी, पूरी
दुनिया में चाहे वो किसी भी प्रकार के हेल्थ प्रोडक्ट्स हों, वैक्सीन्स भी का भी ये बताया जाता है और इसमें दोनों देशों का बहुत अच्छा सहयोग बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो हम जन औषधि केंद्र भी वहां पर इस्टेब्लिश करेंगे और जो हमारा डीपीआई है, जिस प्रकार से हमने इसमें तरक्की की है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है और इसमें अकाउंटेबिलिटी है, तो मैं समझता हूं इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक बहुत बड़ी छलांग मिलेगी और दोनों देशों में विश्वसनीयता बहुत है। तो इसीलिए इसको संबंधों को आगे ले जाने में मेरे विचार से बहुत ही इसका जो ये यात्रा है, मुलाकात है, जो बातचीत हुई है, जो ये संधियां हमने दस्तखत किए हैं, इनका बहुत ही बड़ा योगदान। सर, आपका कमेंट इस शब्द में चाहूंगा क्योंकि हमने और आपने दोनों ने ही अभी सुना कि वहां के राष्ट्रपति के संबोधन को और उन्होंने अपने संबोधन के अंत में दो बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि चैंपियंस अमंग द लीडर्स, और दूसरी बात उन्होंने कही कि लाइट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो विकासशील देश है उनके लिए एक ऊर्जा के स्रोत या कहा जाए प्रकाशपुंज के तरीके से, हिंदी में तर्जुमा अलग अलग शब्दों में कर सकते हैं, लेकिन चैंपियंस अमंग द लीडर्स यानी जब वो चैंपियंस की बात कर रहे हैं तो विश्व के नेताओं के बीच में चैंपियन कह रहे हैं। तो ये किसी देश के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को इन शब्दों से सुशोभित करना, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे या इसको डिकोड करेंगे? जी बिल्कुल, आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में जहां भी गए हैं उनको वहां से सभी ने बहुत ही सराहा है। हमने देखा है पूरे विश्व में, अगर हम विश्व नेताओं को देखें तो कौन है सबसे पॉपुलर, सबसे पूरी दुनिया में जिनका लोग लोहा मानते हैं, डंका जिनका बजता है, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं और उसी को उन्होंने शब्दों में इसको मुखर किया है। वहां के राष्ट्रपति ने, मोहम्मद इरफान अली साहब ने, वहां शब्दों में उन्होंने बताया है और ये उनका अपना भी अपनी सोच है, उनके अपने देश की सोच है, अपने देशवासियों की सोच है, क्योंकि वो समझते हैं जो किस प्रकार से जब उनको जरूरत थी भारत ने आकर उनकी सहायता की है, तो इसीलिए उनको सभी इतने ऊंचे स्थल पर उन्होंने लाकर रखा है जो पूरी दुनिया में आप चैंपियन हैं। और ये पूरी दुनिया के और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ के, उन्होंने कहा भारत एक पूरे विश्व में एक जैसे होप की, आशा की किरण हमको बनकर दिखाई देता है। और यही राष्ट्रपति इरफान अली साहब ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा है जो उनकी नेतृत्व में भारत इतनी आगे प्रगति। और सर, आप जो बात ये कह रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारी बातें दिल से कही गई हैं, तो अपने आप में औपचारिकता से अलावा एक पर्सनल टच भी दिखाई पड़ रहा है। आप सर बने रहिए हमारे साथ में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार, सेहत बनके रग रग में दौड़े, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिस्टर अशोक सज्जन आज हमारे साथ लगातार बने हो। सर, समय की थोड़ा सीमा है, लेकिन दो विषय पर छोटा सा जल्दी से आपसे कमेंट चाहते हैं कि एक तो ये कि जब हाइड्रोकार्बन का जो MOU साइन हुआ उसका विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर, यानी कि ये अपने आप में दिखा रहा है कि दूरगामी परिणाम इसके होने वाले हैं। दूसरा चीज़, जब क्षेत्रीय वैश्विक मसलों पर जब बातचीत हुई है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब हम दोनों देश सहमत हैं कि किसी भी समस्या का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से हो। यूए जैसी संस्थाओं में रिफॉर्म और क्लाइमेट जस्टिस की बात, दोनों मसलों पर छोटा सा जवाब आपसे।
जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। एक तो जो उन्होंने कहा है आखिरी, अगर मैं ये बात को देखूं, जो उन्होंने कहा है जो सभी जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं युद्ध हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन में हो रहा है या वेस्ट एशिया में हो रहा है, तो युद्ध से किसी युद्ध क्षेत्र में किसी बात का समाधान नहीं निकल सकता है। तो उसमें हमको बातचीत से ही इसका समाधान निकालना चाहिए। दूसरा, जो जिस प्रकार से हम देखते हैं जो क्लाइमेट एक्शन को, बिल्कुल ये तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है पूरी दुनिया के लिए, तो इसीलिए हमको मिलकर ही सब कुछ इसमें काम करना चाहिए। और एक पहला जो आपने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में आपसे जब बात हो रही थी तो उसके बारे में भी हमने बातचीत की थी। जो भारत एक स्थिर, इसकी हमारी डिमांड जो है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उसको हमें जरूरत है। और वहां से इतना ज्यादा उनके पास मिला है, रिजर्वोयर मिला है, तो वहां से हम बिल्कुल एक दूरगामी उनके साथ अग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे उनके लिए भी स्टेबिलिटी होगी और हमारे लिए भी इसमें दोनों देशों के लिहाज से एक विन विन सिचुएशन। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गयाना का दौरा लगातार जारी है, इसके बाद भी तमाम महत्वपूर्ण बैठकों का दौर होगा, उसके पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। अब आया असली